अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है ड्रग अब्यूज़ यानी कि मंशियात का इस्तेमाल। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इस बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि 21वीं सदी का इस वक्त का सबसे बड़ा मसला मंशियात का इस्तेमाल है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एक बार फिर से इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग एंड क्राइम के मुताबिक पाकिस्तान में 6.7 मिलियन लोग ड्रग यूज़र्स हैं। पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ ड्रग एडिशन 7.6 मिलियन है और दुनिया भर में ड्रग अब्यूज़ से हर साल 11.6 मिलियन लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमें मुल्तान से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अहमद सज्जाद सिद्दीकी, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब MBBS MRCPS लंदन हैं। इसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकियाट्री हैं, MCS SCCT इंग्लैंड है। इसके अलावा डॉक्टर साहब बख्तावर मेडिकल डेंटल कॉलेज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का 15 साल का बैनुल-अक़वामी ट्रेनिंग में वसी तजुर्बा है। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि हम मंशियात के इस्तेमाल से कैसे ख़ुद को भी रोक सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बेहतर तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, सवालात का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा मौजू है मंशियात का इस्तेमाल, ड्रग अब्यूज़। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, ताकि आप जो हमारी आम फहम अवाम है उसको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें कि बेसिकली नशा है क्या, और ये जो हमने आज का मौजू रखा है ड्रग अब्यूज़, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? जी बहुत शुक्रिया आज का ये अहम मौजू मुंतखब करने का। नशियात या नशावर अद्वियात का इस्तेमाल, मैं तो कहूँगा कि आज के हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। और अगर इस सिलसिले में हम बात करें तो सबसे अहम सवाल ही ये है कि मनशियात या नशावर अद्वियात से मुराद क्या है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हम इसमें शुमार कर सकते हैं जो इंसानी दिमाग पर या इंसानी सोच पर असरअंदाज हो और इंसानी सोच को किसी भी तौर से बदलने की कोशिश करे। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात आ जाती हैं। हम इसमें मुख्तलिफ़ कुछ केमिकल्स को भी ले लेते हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जिनको हम कहते हैं कि जी नेचुरल किस्म की अद्वियात हैं। कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, इनमें ड्रग्स हैं, अल्कोहल हैं। कुछ ऐसी आप कह लें कि अद्वियात हैं जो सदियों से इस्तेमाल में हैं और वो हर कल्चर का हिस्सा रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो आप कह लें कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं, जिनको हम कह देते हैं कि जो दिमाग को तेज़ कर देती हैं, जिनको स्टिमुलेंट्स का नाम दे देते हैं। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स पहले से हैं जो दिमाग को स्लो कर देते हैं, जो वो होशो आवाज़ से आरी कर देते हैं, सुला देते हैं। कुछ और इसमें इस तरह के आप कह लें कि प्रोडक्ट्स हैं कि जो वो दिमाग को या आपकी होशो हवास को बेंड कर देते हैं, मूड बेंडर्स कह देते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम हैं जो इंसान के दिमाग पे, इंसान की सोच पे मुख्तलिफ़ किस्म के असरात मुरतब करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली देखने में ये आता है कि लोग नशावर दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात वैसे ही नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बेसिक डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि नशे की जो अहम वजूहात हैं वो क्या हैं? क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोई भी शख्स नशा करना शुरू कर दे? क्या उसकी मेंटल ऐसी उस वक्त कैफियत होती है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वजूहात हैं। हम किसी एक उसको शख्स को या किसी एक फैक्टर को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। बहुत सारी इस पर स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुई है, और जो कुछ कॉमन वजूहात, कॉमन फैक्टर्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर तो ये है कि एक ऐसी सोहबत, एक ऐसी कंपनी जिसको हम पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा आजकल के अगर दौर में देखें तो जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, अगर हम हर एज ग्रुप में फिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स में देखें तो स्टडी का प्रेशर कई दफ़ा फिर पीयर प्रेशर है। अगर आप देखें कि वो आजकल के स्टूडेंट्स फिर दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द के अफराद में वो जो एक शो ऑफ करना या दोस्तों में कूल नज़र आना, या कई दफ़ा है तो थोड़ी अजीब सी बात है, बच्चों को हर तरह की आसाइश मुहैया करने की कोशिश करते हैं ये सोचे समझे बगैर कि इसके क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और जब वो कहते हैं ना कि एक प्लेट में रख के हर चीज़ दे दी जाए तो फिर उसके
जहाँ अच्छे असरात हैं वहाँ कुछ बुरे असरात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये भी उन्हीं में से एक है। फिर थोड़ा आगे चले तो फिर उसमें ये है कि कुछ और चीज़ें इसमें आ जाती हैं। माशी मुश्किलात हैं, जॉब की स्ट्रेस हो सकती है, घरेलू मसाइल का सामना करने की वजह से जब आप फरार की तरफ जाते हैं, फरार की राह ढूंढते हैं, तो उसमें सबसे पहले यही आ जाता है ख्वाबा वर अद्वियात का इस्तेमाल, नींद की कमी की वजह से ट्रंकलाइजर्स का इस्तेमाल, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सारी चीज़ें जब आप ओवर द काउंटर एक दूसरे से सुन के कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करने लग जाते हैं, या फिर उसमें हम अपनी कम्युनिटी में निकल जाएं तो फिर वो रिचर्स इस्तेमाल कर लें, नींद बेहतर हो जाएगी, फलां चीज़ इस्तेमाल कर लें, आपको सुकून मिलेगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो एक ही राह की तरफ ले जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों के आदी होने शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत मेरा ख्याल है कि सहल अंदाज में लोगों को बताया है, लोगों को इससे अंडरस्टैंडिंग भी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे एक क्वेश्चन और भी निकल के आता है कि यूजुअली जब लोग मंशियात का इस्तेमाल शुरू करते हैं, चाहे वो दवाई की सूरत में हो या जैसे आपने बताया पीयर प्रेशर होता है या लोग वैसे ही शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि इसका इस्तेमाल से हमारी नफ्सियात पर या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सवाल डॉक्टर साहब आपसे अगला मेरा यही है कि इसके इस्तेमाल से जो नफ्सियाती असरात हैं वो बेसिकली क्या होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में लोगों को शायद मालूम ही नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो उसके समाजी और जो शायद मेरा ख्याल है मौशरती असरात हैं वो भी लोगों पे मुरतब होते हैं। उस बारे में डॉक्टर साहब आप क्या हमारी रहनुमाई करेंगे? I think it's a very relevant question, क्योंकि आप ये देखें कि जो और आपने एक ऐसा सवाल किया कि जिसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। अगर हम एक पहलू से देखें और उसको जस्ट फोकस करें नफ्सियाती असरात पे, तो ये नफ्सियाती असरात न सिर्फ उस शख्स पे मुरतब हो रहे हैं बल्कि उसकी पूरी फैमिली पे, उसके इर्द गिर्द के जो अफराद हैं उन पर भी कुछ नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं। तो बाकी पहलू की तरफ तो हम बात में आएंगे जो समाजी असरात हैं। तो जो उस शख्स पे नफ्सियाती असरात मुरतब हो रहे हैं वो ये है कि शुरू में तो आपको पता ही नहीं होता, आप वो इस्तेमाल करते हैं, आप जिन मसाइल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं वक्ती तौर पे तो आप उनसे इस तरह से दूर होते हैं कि आप सोए रहते हैं, आपको सुस्ती छाई रहती है, वक्ती तौर पे आप फरार की कैफियत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ आपको मज़ीद सुस्ती में, मज़ीद एंजाइटी में, मज़ीद डिप्रेशन में लेकर जा रही है। आप किसी और काम करने के, जो पहले आप थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, आप उस काम करने के काबिल भी नहीं रहते। अगर आप किसी थोड़ा बहुत पहले कोई जॉब कर लेते थे, कुछ कमा लेते थे, आप वो भी नहीं कर सकते। तो मज़ीद आप अपने प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पहले माली दुश्वारी का शिकार थे तो आप उस चीज़ को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो ये एक के बाद दूसरा स्ट्रेस ऐड होता जा रहा है आपकी लाइफ में। बिल्कुल सही। आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन मज़ीद बढ़ती जा रही है, आपकी जिस्मानी कमज़ोरी मज़ीद बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से हम आगे चलें तो उसके इर्द गिर्द के जो अफराद हैं, आप उनके जो कहने के उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उस फ़र्द के अगेंस्ट जो है एक तरह की आप कह लें उनके जज्बात जो हैं वो भड़कते जा रहे हैं कि भाई ये आदमी तो घर ही पड़ा रहता है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ही वॉज द ओनली ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। अगर वो घर बैठ के और वो नशे की उस लत में गिरफ्तार होता जा रहा है तो आप खुद सोचें कि बाकी फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे उस शख्स के बारे में। बिल्कुल। तो कुछ ये चीज़ें। अब समाजी असरात की तरफ आ जाएं तो आप ये देखें कि एक शख्स के जो नशे का शिकार होता जा रहा है तो वो और अगर अब देखें, अगर इसमें हम बात करें, अगर यंगस्टर्स की बात करें जिनके पास इतना वाफिर मिकदार में या उनके घर वालों को पता चल गया है और वो हर तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, वो उनको अब वो उस तरह से वो पॉकेट मनी भी नहीं दे रहे, तो वो लामहला, लेकिन वो शख्स जो उस लानत का शिकार है या उसमें गिरफ्तार है वो क्या करेगा? वो किसी न किसी तरह कहीं से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, चोरी चकारी की तरफ आएगा। तो एक तो ये है माशरे में बिगाड़ का सबब। उसके अलावा फिर आगे अगर कोई नशे की हालत में छोटी छोटी मिसालें हैं, वो कार ड्राइव कर रहा है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बाइक ड्राइव कर रहा है, तो वो खुद अपने लिए भी ख़तरा है, वो पब्लिक के लिए भी ख़तरा है। रोड एक्सीडेंट्स, बेशुमार रोड एक्सीडेंट्स हम रोज़ सुनते हैं, नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए फलां पे गाड़ी चढ़ा दी, फलां एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। तो ये वो छोटे छोटे रोज़मर्रा के मसाइल हैं जो हम इन चीज़ों की वजह से देख रहे हैं। अच्छा, फिर हम ये भूल जाते हैं कि वो उसके बावजूद वो शख्स जो है वो काबिल रहम है, काबिल तवज्जो है, क्योंकि ये एक बीमारी है। ये इस शख्स का इनफरादी फेल तो है ही, लेकिन किसी भी और एक बीमार एक शख्स की तरह, किसी भी बीमारी में मुब्तला शख्स की तरह अभी तक ये शख्स हमारे लिए
हमारे अंदर एक रहम का एक पहलू होना चाहिए कि इसका हम प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि बहरहाल ये मसाइल जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये उस शख्स की बीमारी की वजह से जन्म ले रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आकर हम उस शख्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से मजीद कॉम्प्लिकेशंस जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बड़े अच्छे से इस हमारे सवाल को समराइज़ किया। इसी से डॉक्टर साहब एक और सवाल जहन में आता है। अभी आपने कहा कि ये बेसिकली एक बीमारी है, तो अगला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि अगर ये बीमारी है तो क्या इसका मुकम्मल इलाज अद्वियात से मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर ये है कि नशे की चूँकि मुख्तलिफ इक़साम हैं, तो हर मुख्तलिफ इक़साम के लिए उसका इलाज भी मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात के ज़रिए मुमकिन है। हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि हम देखें कि उसकी कॉज क्या है, किस किस्म का नशा एक मरीज़ कर रहा है। मसलन मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, अल्कोहल हैं। अब उन जो नशा आवर अद्वियात हैं उनकी मुख्तलिफ इक़साम हैं, ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कुछ को हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, कुछ को हम डिप्रेसेंट्स कहते हैं, कुछ माइंड बेंडर्स हैं वगैरह वगैरह। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन फिर हर ग्रुप के लिए कुछ ख़ास अद्वियात हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम कॉज आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, और फिर उसके मुताबिक वो तरीका इलाज तजवीज़ किया जाए। अच्छा, इसमें एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ अद्वियात नहीं, मेडिसिन नहीं, मेडिसिन के साथ साथ ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें उस मरीज़ के उन फैक्टर्स को भी, उन कॉजेज़ को भी आइडेंटिफाई किया जाता है जिसकी वजह से वो इस तरफ आया, इस नशे की लत में गिरफ्तार हुआ। उन फैक्टर्स को भी एड्रेस किया जाए। क्या कोई फैमिली इश्यूज थे, क्या कोई पर्सनल फैक्टर्स ऐसे थे, तो हमने उस बीमारी को तो ट्रीट करना है, लेकिन वो जो फैक्टर्स जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा उनको भी एड्रेस करना है, उनको भी ट्रीट करना है, और आगे दोबारा इस तरफ जाने से रोकने के लिए उसको, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस, साइकोथेरेपी, उस तरफ भी आना है। तो ये पूरा पैकेज है जो हमने उस मरीज़ को देना है, और उसको वो कह लें कि एक आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा उस मरीज़ के लिए हमने एक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज उसको देने हैं कि कल को वो दोबारा जब एक दफ़ा अगर वो एडमिट होता है और वो प्रॉपर डिटॉक्स की तरफ आता है और उसका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम एक पूरा तैयार करते हैं, वो एडमिट होता है, और जब वो कल को कुछ अरसे बाद हॉस्पिटल से या इवन वो आउटडोर बेसिस पर ट्रीट हो रहा है, तो डिपेंड करते हैं, हम आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। तो जब वो पूरी तरह से एक दफ़ा नशे से छुटकारा पा लेता है, तो कल को दोबारा वो इस तरफ दोबारा ना आए। वो किस तरह अपने आप को तैयार कर सकता है आगे के चैलेंजेस के लिए कि वो उनका मुकाबला खुद से कर सके और इस दोबारा से नशे की बीमारी में मुब्तला ना हो। डॉक्टर साहब, इससे आपकी बात से एक सवाल जहन में उभरता है, और मेरा ख्याल है कि ये सवाल बहुत सारे लोग शायद सुनना भी इसका जवाब चाहते हैं और करते भी हैं कि अमूमी तौर पर डॉक्टर साहब ऐसे बहुत सारे केसेस हमने भी अपने करीब में देखे हैं। आई एम श्योर आप भी ऐसे लोगों को डील करते होंगे। अभी आपने काउंसलिंग की बात की, अभी आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात की। डॉक्टर साहब, अमूमन ऐसा भी देखने में आता है कि कोई भी ड्रग अब्यूज़ का पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवाता है, अपना पूरा डिटॉक्स का प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन समहाउ शायद जैसे आपने कहा कि या तो उसकी काउंसलिंग नहीं होती या मे बी उसको वो माहौल नहीं मिलता बहुत अरसे तक। हमने इस तरह के भी केसेस देखे हैं डॉक्टर साहब कि फिर वही ड्रग अब्यूज़ कुछ थोड़े टाइम तक बेहतर रहता है, उसके बाद वो दोबारा से ड्रग्स की तरफ आ जाता है। इसका डॉक्टर साहब एज अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट आप बहुत बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से एक शख्स जिसने पूरा अपना डिटॉक्स का प्रोसेस करवाया, रिहेबिलिटेशन सेंटर गया, ट्रीटमेंट करवाया, कुछ सालों के बाद वो वापस से ड्रग्स की तरफ आ गया? क्या वजह होती है? नहीं जी, देखिए, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ आपने इशारा किया है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कंप्लीट पैकेज है, और जब इस पैकेज की ये बात करते हैं तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, इसमें रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता आती है, और ये पैकेज, इसमें हम सिर्फ पेशेंट को नहीं बल्कि इर्द गिर्द जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको हम ट्रीट करने की भी कोशिश करते हैं, और इसमें मरीज़ के साथ साथ जो उसकी इमीडिएट फैमिली है, हम उनके जो कंसर्न्स हैं उनको ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उनको भी एड्रेस करते हैं। तो इसमें फैमिली एजुकेशन, उनको उनकी काउंसलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। जितना फोकस हमारा मरीज़ पर होता है उतना ही उसकी फैमिली पर भी होता है। और अक्सर जगह हमने देखा है जहाँ पे मरीज़ दोबारा से इस नशे की बीमारी में मुब्तला होता है, गिरफ्तार होता है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि फैमिली के इश्यूज़ को सही तरह से एड्रेस नहीं किया गया होता। फैमिली को सही तरह से ये नहीं समझाया गया होता
कि ये मसला शुरू क्यों हुआ। कई जगह ये होता है कि मरीज़ बहुत मोटिवेटेड होता है लेकिन वो उस माहौल में वापस जाता है, और कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स ये नहीं कि चूँकि उनको सही तरह से गाइड नहीं किया गया होता, कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि मरीज़ फिर से डीमोटिवेट हो जाता है। उसको पुराना वक्त मरीज़ को याद करा दिया जाता है और बार बार याद कराया जाता है, कभी एक फैमिली मेम्बर की तरफ से, कभी दूसरे फैमिली मेम्बर की तरफ से, और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपना वो उसकी जो वो कह लें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करना शुरू कर देता है। वो फिर से उसको पुरानी बातें वक्तन फ़वक्तन याद कराई जाती हैं, और वो कहता है कि जी वो जब इन्होंने मुझे याद ही इसी तरह रखना है तो मेरे लिए वो वक्त बेहतर नहीं था। तो वो लामहला ना चाहते हुए, वो कह लें कि गैर इरादी तौर पे वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से उसी तरफ वापस पलट जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मरीज़ की तो हम जब वो हमारे पास अब जैसे हमारे पास जब कोई मरीज़ आता है, हम उसे अपने यहाँ एडमिट करते हैं, तो जैसे जैसे हम मरीज़ पे काम करते हैं उसी तरह हमारे सेशंस उनकी फैमिलीज़ के साथ भी होते हैं। जो इमीडिएट फैमिली है उसमें उसके अगर कोई एल्डरली है उसके वाइफ और बच्चे आ जाते हैं, और अगर कोई यंग है तो पेरेंट्स आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पे साइमल्टेनियसली बैक वक्त हमें मुख्तलिफ महाज़ों पे काम करना पड़ता है, और उसके साथ ही फिर मिडवे थ्रू फैमिली मीटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें पेशेंट तो होता है, उसके घर वाले भी उस मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं। क्योंकि कई दफ़ा ये देखा गया है कि इतने ताल्लुकात आपस में ख़राब हुए होते हैं कि उनको सुधारते हुए, उनको बेहतर करते हुए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन बिलीव मी कि एक दफ़ा जब ये सारी चीज़ें हम मैनेज अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा मरीज़ रिलैप्स की तरफ जाएगा या दोबारा मरीज़ उस नशे की तरफ या किसी और नशे की तरफ दोबारा जाएगा। क्योंकि ये ना सिर्फ मरीज़ इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझ चुका होता है, बल्कि फैमिली भी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझ चुकी होती है बाय द एंड ऑफ रिहैब प्रोसेस, कि क्या वो वजूहात थी, क्या ऐसे इश्यूज़ थे मरीज़ या फैमिली के दरमियान जो इस हद तक मरीज़ को यहाँ तक पहुँचाने का बायस बने। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई नौबत दोबारा से आने लगे तो वो फ़ौरन या मरीज़ या फिर फैमिली मेम्बर्स फ़ौरन हमसे कांटेक्ट करते हैं, और इससे पहले कि बात बिगड़े हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम सब मिलके इस चीज़ को वहीं पर कवर करने की कोशिश कर सकें। बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगी, फिर मैं चाहूँगी कि आप आज के टॉपिक को कंक्लूड भी करें और कुछ हमें टिप्स भी बताएं। एक सवाल डॉक्टर साहब जहन में ये भी उभरता है ड्रग अब्यूज़ के पेशेंट का कि शायद वो दवाई की तरफ अगर गए या अगर वो अस्पताल चले गए तो या तो उनका इलाज दवाइयों से होगा या फिर वो सो जाएंगे, या फिर अक्सर लोगों को डॉक्टर साहब ये भी गलत फहमी होती है। मैं चाहती हूँ कि आप आम फहम आवाम को क्लियर करें कि ड्रग्स का जो अब्यूज़ का जो मरीज़ होता है, क्या उसका इलाज अस्पताल में एडमिट होने में ही है कि वो अस्पताल में ही रह के उसका इलाज हो सकता है, या देयर आर ऐसे ट्रीटमेंट्स कि जिसकी बात पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकता है और दवाई को भी साथ में लेके जा सकता है? देखिए जी, ये बिल्कुल ये उसी तरह का हमारी सोसाइटी में एक अलमिया है कि हम पहले तो ऐसे मरीज़ को बिल्कुल ही वो अपनी सोसाइटी का एक नकारा समझते हैं, और हम समझते हैं कि तो किसी काम का नहीं रह गया। तो पहले तो इस फैक्टर को हमें दूर करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर इलाज करवाना भी चाहते हैं, हम समझते हैं कि जी इसके इलाज का क्या फ़ायदा है, इसने तो फिर वैसा हो जाना है और पता नहीं इसका इलाज होगा भी कि नहीं होगा, कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो इन मिथ्स को हमें दूर करने की ज़रूरत है। ये इंतहाई कामयाब इलाज ऐसे मरीज़ों का होता है और होता रहा है, ख़ुसूसन अब जो जदीद तरीका इलाज है। अच्छा, फिर तीसरी बात ये कि इनका कम्युनिटी में भी, यानी घर रहते हुए भी इनका इलाज हो सकता है। बल्कि मेरी कोशिश तो यही होती है कि ऐसा मरीज़ अगर फ़र्स्ट टाइम हमारे पास आया है तो हम इनको घर पे ही इलाज ऑफर करते हैं। तो पूरी सपोर्ट इनको फराहम की जाती है, फैमिली को गाइड किया जाता है कि घर पे रहते हुए ऐसे मरीज़ की वो कैसे केयर कर सकते हैं, हमसे मुसलसल इन टच कैसे रह सकते हैं, और घर पे रहते हुए उसको मैक्सिमम सपोर्ट हम एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट, और मेरी टीम मेंबर में जो थेरेपिस्ट हैं, एडिक्शन स्पेशलिस्ट नर्सेज हैं, वो घर पे रहते हुए उस मरीज़ के फैमिली के साथ इन टच कैसे रहें और उनको वहीं पे कैसे मैक्सिमम सपोर्ट फराहम करें। और साथ उसमें पूरा वही जैसे मैंने बताया कि पूरा पैकेज है, उसमें मेडिकेशन है, उसमें फैमिली सपोर्ट है, पेशेंट सपोर्ट है, एडिक्शन काउंसलर नर्सेज हैं, तो कैसे वो उनको सपोर्ट दें। और हम एक पूरी ट्राई करते हैं कि मरीज़ को फर्स्ट टाइम घर पे, उनके घर पर ही रखते हुए हम कोशिश करें कि वहीं पर उनको ट्रीट किया जा सके। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि किसी भी ऐसी वजूहात की बिना पे, नागुज़िर वजूहात की बिना पे घर पे मरीज़ को ट्रीट करना मुश्किल होता है। तो ये ऑलवेज हैव गॉट द सेकंड ऑप्शन। तो फिर हम
उनको अपने सेंटर पे नेशनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल मुल्तान में हम उन्हें एडमिट करके और यहाँ पर उनको हम कोशिश करते हैं कि फिर उनको प्रॉपर एक जो है इंडोर डिटॉक्स और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ऑफर करें। और जैसा मैंने आपको बात की कि यहाँ पर भी एक प्रॉपर पूरा एक पैकेज मौजूद है जिसमें मेडिकेशंस हैं, उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग है जिसमें एडिक्शन काउंसलर नर्सेज हैं, हमारा स्पेशल जो एडिक्शन स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं, साथ में हमारे यहाँ पे थेरेपिस्ट्स हैं, उसके साथ साथ फिर फैमिली काउंसलिंग की जो ज़रूरत होती है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, उसका बहुत रोल है। और उसके बाद जैसे पेशेंट थोड़ा बेहतर होता है फिर फैमिली और पेशेंट के साथ जो हमारी मीटिंग्स होती हैं हमारे थेरेपिस्ट की, वहाँ पे जो क्रूशल रोल है वो फिर इन द लॉन्ग रन जो है वो इनकी बड़ी रहनुमाई करता है और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में वो बड़ा मददगार साबित होता है। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि इसमें कोई वो नहीं है कि हम सिर्फ हॉस्पिटल में हर पेशेंट को एडमिट ही करें। हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट को फर्स्ट चॉइस मेरी यही होती है कि घर पे रख के उनको सपोर्ट दी जाए, वहीं पर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी वजूहात हैं जहाँ पे घर पे रखना पॉसिबल ना हो या घर पे रह के पेशेंट का इलाज ना किया जा सके, तो फिर हम अपने नेशनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल मुल्तान में एडमिट करके वहाँ पर पूरी सहूलियात के साथ उनका ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, पूरा प्लान करते हैं। और हर पेशेंट क्योंकि डिफरेंट होता है, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान भी थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके हवाले से फिर सक्सेस रेट बड़े हौसला अफजा रिजल्ट। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूँगी कि अगर आप कोई भी एक टिप या कोई भी एक मैसेज ऐसे ख़ासकर पेशेंट्स की फैमिली को, जैसे अभी आपने बहुत तफसील से फैमिली काउंसलिंग के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताई, तो कोई भी एक ऐसा मैसेज डॉक्टर साहब जो आप आज के सेशन से हमारे लोगों को देना चाहें कि अगर वो मंशियात के इस्तेमाल से अपने आप को दूर करना चाहते हैं तो? नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस फोरम पे मुझे मौका दिया, इट्स द नीड ऑफ एन आवर कि हम इस हवाले से बात करें, क्योंकि ये ऐसा मर्ज है कि जो जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है और इसके बारे में हमें मजीद अवेयरनेस सेशंस करने की ज़रूरत है। तो मेरा इस हवाले से पैगाम यही होगा कि ये काबिल इलाज मर्ज है। अगर आपके इर्द गिर्द आप किसी भी अपने किसी करीबी अजीज़ को या अपने नेबर्स में किसी को इसमें मुब्तला देखें तो देर ना कीजिए, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना फिर इसके इलाज का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। जितना अर्ली हम इसको आइडेंटिफाई करें और ऐसा मरीज़ जो है जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएँ, उतना जल्दी उसके बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उतना जल्दी रिकवरी प्लान में और फिर उतना जल्दी हम उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ, एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आएंगे। तो वही है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ द की, और इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन के, और इसमें फैमिली का रोल बड़ा वाइटल है। तो मैं फैमिली मेम्बर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा आपकी फैमिली में ऐसा मेम्बर है तो इस वो बातें पीछे रह गई हैं कि ये वो जो गिल्ट और शेम वाली थी, इसमें किसी का कसूर नहीं है। बाकी फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ की तरह ये भी एक बीमारी है, तो आगे बढ़िए और अगर ऐसा कोई मरीज़ है तो उसको फ़ौरन किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी आज के प्रोग्राम से बेहद फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फ़ी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुताबिक उनके मुतालिक आप तक आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो हमें अपनी सजेशन से, हमें अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा। आदम जी फार्मा सर्विसेज के फेसबुक के पेज पर भी आप हमें अपनी सजेशन दे सकते हैं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के पेज पर भी हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नई एपिसोड के साथ। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।